मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, अनुसंधान कार्य हैं, वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में ले सकें। आज मैं अपने रिसर्च फील्ड में खड़ा हूं, जहां हम अनुसंधान कार्य करते हैं और ये हमारी गेहूं की फसल है, जो हमने 14 नवंबर को बोई थी और आज तारीख है 10 जनवरी। तो ये फसल 56 दिन की हो गई है। तो इस फसल में जो हमारी 50 से लेकर 60 दिन की गेहूं की फसल है, 52 दिन है, 55 दिन है, 56 दिन है, ये बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था में ये फसल होती है। इस समय क्या होता है, टिलर्स पूरे हमारे लगभग निकल चुके होते हैं। आप देखिए, इस पर टिलर निकल चुके हैं और टिलरिंग की स्टेज जो थी वो अब हो गई है पूरी। टिलर जितने निकलने थे निकल गए हैं। कहीं 4 टिलर निकले हैं, कहीं 5 टिलर निकले हैं, कहीं 6 टिलर निकले हैं। अब हम जैसे देखें, इस पौधे को देखें तो 1 2 3 4 5 टिलर इसमें है। इसमें देखें तो 1 2 3 4 टिलर इसमें है। तो ये कहीं 4 टिलर हैं, कहीं 5 टिलर हैं, कहीं 6 भी हैं, कहीं 7 भी हैं। ये अलग अलग रहता है। तो ये टिलर जब निकले हैं, अब इन टिलर को हेल्दी होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि इसके अंदर बाली आए। मान लीजिए टिलर तो निकला है और लेकिन बाद में ये कमजोर पड़ जाए और इसके ऊपर से बाली ना निकले, तो क्या करेगा, पूरे पौधे का पोषण ले लेगा और उपज हमें मिलेगी नहीं। तो इस समय हमारा ध्यान ये रखना है कि जो टिलर निकले हैं वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मजबूत रहें, उनकी मजबूती बनी रहे, उसके अंदर किसी पोषक तत्व की कमी नहीं आए, नमी की कमी नहीं आए। तो ये अवस्था इस बात के में ध्यान रखने की है कि ये जो टिलर निकल चुके हैं, जो कल्ले थे, वो अब अपनी अवस्था को सही से प्राप्त कर लें, उनकी लंबाई अच्छी हो। ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबे हो जाए, नहीं तो लॉजिंग हो जाएगी। मतलब मजबूत कल्ला होना चाहिए और उसके अंदर से बाली निकलनी जरूरी है। तो इस अवस्था पे ध्यान रखें। अगर ये अवस्था है तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि नमी की कमी ना हो। अगर नमी की कमी होगी तो इसके अंदर ये फोटोसिंथेसिस पूरी नहीं होगी, पानी की कमी होगी और ये कल्ला यहीं दबके छोटा रह जाएगा और इसके अंदर से जो बाली निकलती है वो बाली नहीं निकल पाएगी और दाना नहीं बनेगा। तो कल्ले निकलने का कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा। तो यहां आप ध्यान रखें कि सिंचाई आप करें, खेत में नमी की कमी हो रही तो सिंचाई करें। इस बड़ा महत्वपूर्ण अवस्था है ये, कल्लों को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरा, आपको ये देखना है कि सिंचाई के बाद या सिंचाई के समय हमने जो यूरिया देनी थी, नाइट्रोजन दी है या नहीं दी है। नहीं दी है तो 1/3 मात्रा आप नाइट्रोजन की दे दीजिए यूरिया के माध्यम से। जनरली हम 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया प्रयोग कर लेते हैं इस समय, ताकि ये इसकी नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहे। नाइट्रोजन मिलेगा तभी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होगी और ये मजबूत रहेगा। अगर आपने 1/3 डोज दे दी है तो फिर कोई समस्या नहीं है और इस समय हमको नाइट्रोजन की मात्रा पूरी कर देनी है दूसरी सिंचाई के समय। तो ये बड़ा उचित समय है सिंचाई का और नाइट्रोजन देने का। तीसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि नाइट्रोजन के अलावा कोई ऐसा पोषक तत्व नहीं जिसकी कमी आ रही हो। वो तभी हमें पता चलेगा जब हम खेत में विजिट करेंगे, अपनी फसल को देखेंगे, कोई पीलापन तो नहीं आ रहा, कि सल्फर की कमी तो नहीं, या जिंक की कमी तो नहीं आ रही, या किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी तो नहीं आ रही है। अगर किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आती है तो आप उसका फिर पर्णीय छिड़काव करें, फोलियर स्प्रे करें, क्योंकि इस समय आप जब माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डालेंगे, खेत के ऊपर रहेगा तो जड़ों तक पहुंचेगा नहीं, जड़ें नीचे जा चुकी हैं, ऊपर ही रह जाएगा। और इस समय लीफ एक्टिव है, ये फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, इनके स्टोमेटा बहुत अच्छे हैं इस समय। तो इस समय जो आप फोलियर स्प्रे करेंगे किसी भी न्यूट्रिएंट का, पत्तियां उसको ले लेंगी। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप छिड़काव के माध्यम से दें, लेकिन ध्यान ये रखें कि बिल्कुल सुबह सुबह के समय आप छिड़काव नहीं करें, क्योंकि सुबह सुबह क्या होगी, ओस होती है और ओस के समय अगर हम छिड़काव करेंगे तो छिड़काव पत्ती पे नहीं रुकेगा, नीचे चला जाएगा, तो ये फायदा उसको नहीं मिल पाएगा। तो यहां हमको सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना है। तो अगर इस सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हुई तो नाइट्रोजन भले ही पूरा हो जाए, फास्फोरस पूरा हो जाए, पोटेशियम पूरा हो जाए, लेकिन फसल बैठ जाती है, उसमें पीलापन रहेगा, कल्लों के अंदर जो बाली निकलेगी वो अच्छी नहीं निकलेगी। तो यहाँ हमको ये भी ध्यान देना है। इसके अलावा इसको हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही, कोई रस्ट की संभावना तो नहीं हो रही। ये हमें रेगुलर विजिट करना पड़ेगा कि अगर कोई रोग आ रहा है, जैसे रस्ट आ रहा है, तो हमें फिर तुरंत उसके लिए छिड़काव करना पड़ेगा फंजीसाइड का, कि हम उस दवा के प्रयोग से उस रोग को रोक सकें। तो ये 3-4 बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और घास की दवा तो आप पहले डाल चुके होंगे, अब जो भी घास निकलेगी वो उस पर कोई असर नहीं करेगी।
तो ये 50, 55, 60 दिन की जब क्रॉप हो गई है, अब गेहूं के में जो घास निकलती है उस पर कोई असर होने वाला नहीं है, इसलिए घास पे आप अब ध्यान मत दीजिए। अगर इस समय अगर आप हर्बिसाइड डालेंगे घास को रोकने के लिए तो गेहूं को नुकसान करेगा, घास तो नहीं रुकेगी, गेहूं को नुकसान हो जाएगा। तो हमें जो भी हर्बिसाइड डालने होते हैं, घास मारने की दवा डालनी होती है, वो 35 दिन तक हमें डाल देनी चाहिए। उसके बाद डालने पर गेहूं पे नुकसान होता है। तो ये आप 3-4 बातों को ध्यान रखें तो निश्चित रूप से उपज अच्छी मिलेगी। खेत में नमी की कमी ना होने दें। अगर नमी की कमी हुई तो ये जो कल्लों की बढ़वार हो रही है वो बिल्कुल रुकेगी। तो इस समय कल्लों को जो ये टिलर निकल रहे हैं, पौधों की जो बढ़वार है, 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो नमी की, दूसरी पोषक तत्वों की। इसलिए अपने खेत पे आप विजिट करते रहिए, जो भी कमी आ रही है उसको ध्यान रखिए और उसको खाद के माध्यम से पूरी कीजिए। यूरिया दीजिए और बाकी पोषक तत्व जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसको आप छिड़काव के माध्यम से दीजिए। सल्फेट साल्ट आते हैं, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट है, इसका आप छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से उसका असर आपको नजर आएगा और फसल में अच्छी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन चीजों पे, जो ये कल्लों की जो बढ़वार हो रही है, बिल्कुल अपने खेत पे निगाह रखिए, ध्यान रखिए, विजिट कीजिए कि कोई रोग तो नहीं आ रहा है, उस पर भी ध्यान रखिए ताकि हमें अच्छी फसल मिले और अच्छी उपज प्राप्त हो सके। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।